तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अ, विदेशी आक्रमण यानी कि प्राचीन काल में कौन-कौन से विदेशी थे जिनके द्वारा भारत में आक्रमण किया गया। तो इस क्रम में हम जो भी घटनाएँ थी इस कालक्रम की उसको एक-एक करके हम पढ़ने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो ये विदेशी आक्रमण हुआ था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो इस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस आक्रमण के अतिरिक्त भारत में और कौन-सी घटनाएँ घट रही थी? तो उसको एक बार हम लोग थोड़ा-सा देख लेंगे ताकि जो कोरिलेशन हो हिस्ट्री को लेकर के जो लिंकेज हो वो बना रहे और हिस्ट्री को या किसी सब्जेक्ट को जब हम लिंक करके पढ़ते हैं तब चीज़ें और आसान हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो विदेशी आगमन से पहले कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। तो पहला देखते हैं कि द्वितीय नगरीय क्रांति जो हुई थी भारत में, ये वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की घटना थी। महाजनपदों का जो उदय हुआ था, वो भी इसी कालक्रम की घटना थी। मगध का जो उत्कर्ष हुआ था, वो भी इसी कालक्रम की घटना थी। वो जो धार्मिक आंदोलन हुआ था, जिसमें बौद्ध, जैन, शैव और वैष्णव ये सारे के सारे थे। ये सारी भी घटनाएं इसी कालक्रम की थी। और आगे बढ़ते हैं विदेशी आक्रमण। इस काल में विदेशी आक्रमण हुआ और वो विदेशी आक्रमण हुआ था ईरानी आक्रमणकारियों के रूप में। हालांकि हम 6ठी शताब्दी की ये जो प्रमुख घटनाएं हैं, उन घटनाओं में ईरानी तो आक्रमण करेंगे ही और इसी को हम लोग अभी पढ़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर हम विदेशी आक्रमण की बात करते हैं तो दो हो जाता है। एक होता है जो हकमनी वंश के जो शासक थे यानी कि ईरानी जो आक्रमणकारी थे या शासक थे उनके द्वारा किया गया आक्रमण जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में किया गया। और दूसरा जो आक्रमण था वो सिकंदर के द्वारा किया गया था। और सिकंदर ने भारत जो विजय का जो प्रारंभ किया था वो 326 ईसा पूर्व के आसपास में किया था। यानी कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में उसने किया था। तो इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है? और इसको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे अभी। तो हम लोग क्रमिक रूप से चीजों को देख रहे हैं कि क्या-क्या चीजें कैसे-कैसे घटनाएं घट रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ईरानी आक्रमणकारी है इनकी पृष्ठभूमि क्या है। तो पृष्ठभूमि या परिचय के बारे में अगर देखा जाए तो ये हकमानी साम्राज्य से संबंधित है। और जो हकमनी साम्राज्य है ये वर्तमान का ईरान क्षेत्र है। और वहां पे साइरस द्वितीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। या साइरस द्वितीय का अन्य नाम देखा जाए तो इसका पुरुष इसका अन्य नाम था। और ये कब हुआ था? तो 6ठी शताब्दी के अ, उससे भी पहले की घटना है। उससे भी पहले यह स्थापित कर दिया गया था। अ, फिर अगर हम लोग बात करें कि इसके द्वारा क्या किया गया, तो ये जब साइरस द्वितीय जब इस साम्राज्य की स्थापना की, तो स्थापना के क्रम में स्थापना के पश्चात उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। और साम्राज्य का विस्तार करने के क्रम में उसने भारत की ओर बढ़ा। और भारत जब की ओर बढ़ा तो उसी क्रम में इसके द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। लेकिन उस वक्त ये जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो घटनाएं घट रही है, उस वक्त एक और घटना घटी। वो कौन सी थी? तो मगध का उत्कर्ष। और इस मगध के उत्कर्ष के क्रम में उस वक्त मगध के जो शासक थे वो भी साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान दे रहे थे। वो भी अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। ऐसे दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो है ये अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में सफल नहीं हो पाया। यानी कि ये पहला जो आक्रमण किया ये असफल हो गया। फिर इसका उत्तराधिकारी डेरियस प्रथम या दारा प्रथम के द्वारा आक्रमण किया गया और ये अंततः सफल हुआ। ठीक। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? पहला विदेशी। तो वंश के रेफरेंस में क्वेश्चन पूछे तो वो हो जाएगा ईरानी। पहला पूछे कि असफल शासक कौन था? तो साइरस द्वितीय। पहला सफल शासक तो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम था। तो इस तरह से एक क्वेश्चन के तीन आंसर हम लोग तीन रेफरेंस में कर सकते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं कि जो ये आक्रमण हुआ है वो किस आधार पे ये जान पाया गया है हम लोग या कोई भी कि ये आक्रमण किया गया था। तो उस वक्त जो है कि जो स्रोत हैं उन स्रोतों के आधार पे हमें ये पता चलता है कि उनके द्वारा ये आक्रमण किया गया था। उन स्रोतों में हम बात करें तो उन स्रोतों में आपके निर्याकस, ठीक,
जो सिकंदर के साथ आया हुआ था एक भारत अभियान के दौरान, उसके द्वारा। और निराकस एक तरीके से देखा जाए तो वो जो था ये एक जब वापसी किया सिकंदर ने, तो वापसी के क्रम में ये जलमार्ग के थ्रू जब गया वो उसकी सेना, तो उसका नेतृत्व भी किया था। और ये जो मेगास्थानीस था ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया हुआ था। और मेगास्थानीस के द्वारा एक किताब की भी रचना की गई थी जिसका नाम है इंडिका। निराकस ने भी बहुत सारी चीजों को लिखा, लेकिन वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इन दोनों के द्वारा ये इस बात का चर्चा किया गया है कि और कहा गया है कि साइरस द्वितीय ने कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं किया है। यानी कि इससे ये कंफर्म हो गया कि भैया किसके द्वारा इसने आक्रमण नहीं किया था। लेकिन साथ ही साथ इसने इसके बारे में इस तरह का कुछ नहीं वर्णन किया है। नेक्स्ट अगर बात करें कि क्या आधार है कि इसको माना गया कि आक्रमण किया है, तो इसके रेफरेंस में हम आगे देखेंगे कि इसने तीन ऐसे इसके तीन अभिलेख हैं, उसको आगे हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम इसको देख लेते हैं। और प्लिनी के अनुसार साइरस ने क्या किया था, कपीसा नामक नगर पे आक्रमण किया था। तो ये दोनों बोल रहे हैं कि नहीं किया था, लेकिन ये प्लिनी जो है जिसके द्वारा नेचुरल हिस्ट्री की रचना की गई थी, ये बोल रहा है आक्रमण किया था। फिर बोलते हैं देखते हैं हेरोडोटस जो इतिहास का जनक है, इसने बताया कि जो डेरियस प्रथम है, डेरियस प्रथम के द्वारा गंधार और कम्बोज पे विजय प्राप्त की गई थी और इसे अपना विश्व प्रांत घोषित किया गया था। तो इस तरीके से डेरियस प्रथम के आक्रमण के संदर्भ में दो विद्वानों यानी कि दो स्रोत जो है इस बात को बताते हैं यहीं पे कि ये आक्रमण किया था। इनके बारे में ये कुछ खास नहीं बताते हैं साइरस द्वितीय के बारे में। आगे प्रभाव है, तो प्रभाव को हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले और भी चीजों को हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, डेरियस प्रथम जब आक्रमण किया था तो उस समय इसका जो सेनापति था, नौ सेनापति स्काई लैक्स था। तो डेरियस प्रथम के बारे में हम थोड़ा कोशिश करते हैं जानने के लिए। तो डेरियस प्रथम के बारे में जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला है कि डेरियस प्रथम जो है ये किसका उत्तराधिकारी था, तो साइरस द्वितीय का उत्तराधिकारी था। इसका उपनाम क्या था, तो दायर बहु। ये द नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, आपका ह होगा। ठीक है, दायर बहु। और इस ये आक्रमण किया था, इस बात के जो प्रमाण ऊपर तो हम लोग देखेंगे, जो दो प्रमाण है जो ये बताते हैं, प्लिनी और हेरोडोटस बताता है कि ये आक्रमण किया था। लेकिन इसके अतिरिक्त इसके तीन अभिलेख हैं और तीनों अभिलेखों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि ये भारत पर आक्रमण किया था। तो कौन कौन सा अभिलेख, तो एक है आपका बहिस्तून अभिलेख, दूसरा पर्सिपोलिस अभिलेख, तीसरा है नक्श ए रुस्तम। और इन तीनों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इसके द्वारा सिंधु के आसपास के क्षेत्रों को क्या किया गया था, जीत करके, और इसे अपने साम्राज्य का यानी कि फारस यानी कि ईरान का विश्व प्रांत घोषित किया गया था। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि उस वक्त जब डेरियस प्रथम के द्वारा आक्रमण किया गया था, तो उस वक्त जो इसके साम्राज्य में प्रांतों की संख्या थी वो 23 थी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके उत्तराधिकारी के बारे में, डेरियस प्रथम के उत्तराधिकारी के बारे में। तो डेरियस प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो जरक्सिस था। ठीक। और जरक्सिस का जो उपनाम था वो आपका छह आर्स था। और इसके अगर बात किया जाए, इसके बारे में अगर बात किया जाए कि इसका उत्तराधिकारी कौन था, तो इसका उत्तराधिकारी था आपका अंतर जरकिसिस था। और इसका जो राजवैद्य था वो राजवैद्य कौन था, आपका टेसियस। ठीक। तो इसके बारे में अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज था। तो देखिए, करे कि जो टेसियस था वो हकमनी साम्राज्य का अंतिम सम्राट था। भाई क्यों, तो जब ये साम्राज्य का शासक था उस वक्त मेसिडोनिया में सिकंदर का उदय हो चुका था। और सिकंदर जो है विश्व मतलब अभियान के लिए निकल चुका था। अब विश्व अभियान के लिए जब ये निकला, उस दरमियान इसका सामना किससे हुआ, तो इसका सामना हुआ आपके दारा तृतीय से। और दारा तृतीय के द्वारा इस किस सिकंदर से युद्ध की गई। और जो युद्ध की गई उस युद्ध का नाम दिया गया अरबेला युद्ध।
ठीक, यहाँ पे लौ होना चाहिए, कौन सा युद्ध? अर्रेविला युद्ध। और इस युद्ध में, ये युद्ध कब हुई? तो 331 ईसा पूर्व। और इस युद्ध में क्या हुआ कि दारा तृतीय क्या हुआ, अंतिम रूप से पराजित हुआ और मारा गया। और सिकंदर के द्वारा इस पे आक्रमण करके अपने विजय स्थापित की गई, और साथ ही साथ इसी के साथ जो हकमनी साम्राज्य वो हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। और सिकंदर अपने विजय, भारत विजय के लिए आगे निकल जाएगा, विश्व विजय के क्रम में आगे निकल जाएगा। तो सिकंदर को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसका जो यहाँ जो ये कंटेक्स्ट है, ये आपके सिकंदर को कोरिलेट करता है। लेकिन उससे पहले और भी बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी है, तो हम लोग पहले उसको देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि इसका नाम क्या था? क्षयार्स भी था। और इसने क्या किया कि इसने क्या किया, अपने जो भी विजित क्षेत्र था, जो भी भारत के आसपास में जो क्षेत्र को जीता था, उसमें सबसे बड़ा काम ये किया कि इसमें इन क्षेत्रों में ना हिंदू जो देवी देवता हैं उनकी पूजा करवाना बंद कर दिया। और साथ ही क्या कर दिया कि इसने करा कि इसने यूनान के विरुद्ध युद्ध में भारतीय सैनिकों की सहायता ली। और ये सैनिक गंधार एवं सिंध प्रांत के रहे होंगे, इस बात की संभावना है। एक तो इसने भारतीयों की सहायता भी ली, और दूसरा भारतीयों की सहायता लेकर के और भारतीयों के भी धर्म के प्रति इसने क्या किया, थोड़ा सा मतलब किसी भी व्यक्ति के, किसी भी समाज के धर्म को लेकर के आप कोई भी ऐसा कार्य विरोध में करते हैं, तो उससे उस समाज में असंतुष्टि पैदा होती है। और इस क्रम में जब आप संकट में पड़ते हैं या समस्या में पड़ते हैं, तो होती क्या है कि वैसे कंडीशन में वो वर्ग आपका सहयोग नहीं करता है। इस तरह के बहुत सारी घटनाएं घटी है। मराठा साम्राज्य का भी जो अंत हुआ था, तो उसमें भी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। इस तरह की घटनाएं उनमें भी देखी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ईरानी, यानी कि जो ईरानी शासन का यहाँ पे अंत हो गया, तो ये जो आक्रमण किए तो क्या क्या प्रभाव पड़ा इसके आक्रमण का, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इनके आक्रमण के क्रम में जो घटनाएं घटी, उनमें जो प्रभाव था, पहला था कि प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव क्या था। दूसरा अगर देखा जाए तो कह रहे कि खरोष्ठी लिपि का इसके पश्चात विकास हुआ। तीसरा ये है कि व्यापार एवं वाणिज्य का विकास हुआ, संपर्क बढ़ा, भौगोलिक खोजों के प्रति रुचि बढ़ी, और वास्तुकला के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ, प्रगति हुई। दंड विधान के विषय में भी काफी विकास हुआ। अच्छा, ये जो हमने यहाँ बोला कि जो वाणिज्य एवं विकास के लेकर के, तो देखिए हमारा जो संबंध है, भारतीय इतिहास का जो संबंध है, वो संबंध भारत के बाहर ईरान, फारस या विदेशों से आप, ये केवल इस कालक्रम से नहीं है, इससे पहले भी हड़प्पा सभ्यता का जब उदय हुआ था, जब हड़प्पा सभ्यता अपने विकास के क्रम में, उसका भी बहुत सारे देशों के साथ, बहुत सारे विदेश मतलब विदेशी देशों के साथ व्यापार होता था। तो इस तरीके से व्यापार तो होता ही रहा था, लेकिन कालक्रम में व्यापार घटता बढ़ता रहता है। तो इस कालक्रम में क्या हुआ कि इस घटना के पश्चात भारत में जो व्यापार गतिविधियां थी, उनका संपर्क बढ़ा और भी विस्तार हो गया। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पे बताने की कोशिश किया गया है। तो सबसे पहले अगर देखें एक एक करके, इनके प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी काफी प्रभाव पड़ा। खरोष्ठी लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसा लिपि है जिसको कहाँ से, तो दाएं से। अक्सर हम लोग इधर से इधर लिखते हैं, लेकिन ये इधर से ऐसे लिखाता है। तो कह रहा है कि इसका जो प्रभाव था उसमें दिखेगा, तो कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ईरानी राजाओं के भांति केस प्रक्षालन, यानी कि केस बांधने का जो उत्सव था, मतलब क्या, उत्सव मनाने को क्या किया था, ये प्रारंभ किया था। और साथ ही साथ इसने स्त्री अंगरक्षकों को भी नियुक्त किया था। और एक और था कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये एकांत रहने का भी प्रावधान किया था। और ये सारे के सारे प्रभाव हैं, ये सारी की सारी जो गतिविधियां हैं, वो कहाँ के शासकों से ग्रहण की गई थी, ये की गई है ईरानी शासकों से ग्रहण की गई है। तो प्रभाव प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये प्रभाव था कि उसने क्या सुधार किया। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या था, तो कह रहा है कि ईरानी व्यवस्था के अनुरूप शक और कुषाणों भी अपने साम्राज्य में जो क्षत्रियों में इसको क्या कहता है, छोटे छोटे प्रांतों में या छोटे छोटे मतलब क्या एरिया में इसको बांट दिया था। और उसकी प्रशासन के तौर पे, उसके प्रशासक के तौर पे क्षत्रियों को वो नियुक्त किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि ईरानी लिपिकारों, जिसको कातिब कहा जाता है, ने ईरानी प्रभाव के दौरान या प्रभुत्व के दौरान
प्रभाव या प्रभुत्व के दौरान अरमाइक लिपि में एवं भाषा का विकास किया, अरमाइक लिपि एवं भाषा का विकास किया। और इसी लिपि के आधार पे भारत में कौन सी लिपि का, खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ, जिसको दाएं से बाएं पढ़ा जाता है। तो ये सारे के सारे प्रभाव थे जो और इम्पोर्टेंट थे। और भी कुछ प्रभाव है जिसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। अगला हमारा है कि अशोककालीन जो स्मारक हैं, उन स्मारकों में अगर घंटे का आकार का जो स्वरूप देखा जाए तो उनका भी संबंध ईरानी वास्तुकला से ही माना जाता है। ठीक ठीक घंटे, यहाँ पे मैंने एक चीज छोड़ दिया, घंटे आकार का क्या, गुंबद। तो घंटे का आकार का जो गुंबद दिखता है आपको, वो कहाँ से लिया गया, तो एक तरीके से ईरानी वास्तुकला से ये लिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का जो दरबार है, वो राज दरबार, पारसी पुलिस के राज दरबार के ढांचे पर ही निर्मित किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं ये जो राज दरबार है, ये भी, इस राज दरबार को भी जो बनाया गया था, वो राज दरबार को बनाने के पीछे भी ईरानी मतलब रेफरेंस था। नेक्स्ट है, अगर हम बात करते, कह रहा है कि ईरान में जो दंड प्रथा के रूप में सिर मुड़वा देना प्रथा जो प्रचलित थी, आगे कर रहा है कि आगे कटेल के अर्थशास्त्र में एवं बौद्ध के महावंश में भी इस प्रकार का दंड देने का उल्लेख किया गया है। और ये सारे के सारे कहाँ थे पहले, ये सारे के सारे पहले थे आपके ईरान में, और इन यहाँ पे भी ये प्रचलन में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि साइरस ने अपना पहला आक्रमण मकरान के रास्ते एवं दूसरा आक्रमण काबुल के घाटी के दौरान किया था। उसके दौरान साइरस ने कपीसा नामक नगर को भी नष्ट किया था। ये एक नोट पॉइंट है, जहां पे मैंने नोट पॉइंट यहाँ पे कर देना चाहिए, लेकिन ये नोट पॉइंट नहीं किया गया है। तो ये भी एक कॉन्टेक्स्ट था। तो इस तरीके से जो ईरानी शासक का जो क्रम था, वो यहाँ आके खत्म हो गया। और यहाँ किस रूप में खत्म होगा, तो सिकंदर के द्वारा जो ईरानी शासक दारा तृतीय को अरेबिला के युद्ध में 331 ईसा पूर्व में जो आक्रमण किया गया, और उस आक्रमण के पश्चात ईरान जो साम्राज्य था उसका अंत कर दिया गया। और उसके बाद सिकंदर फिर बढ़ा भारत की तरफ आक्रमण के क्रम में। तो हम अब पढ़ने का कोशिश करेंगे सिकंदर को। ठीक है।